गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कविराज हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ करेंगे एक नया विषय संधि। हिंदी में संधि बड़ा चर्चित विषय है, इसी पे बात करेंगे। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें एक बात सामान्य है। वो बात क्या है कि किसी भी भाषा में जब दो शब्द परस्पर नज़दीक आते हैं तो उनकी जो नज़दीक की ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों के मिलने से उनके अंदर एक रूपांतर प्रकट होता है, एक परिवर्तन दिखाई देता है, एक विकार दिखाई देता है। यह जो विकार है या परिवर्तन है, यह उच्चारण के स्तर पर और लेखन के स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। वास्तव में जब भी दो ध्वनियाँ एक दूसरे के निकट आती हैं तो उनके मिलने से उनमें परिवर्तन होता है। तो हमारा संधि जो विषय है ये इसी का अध्ययन करता है कि जब दो ध्वनियाँ परस्पर आती हैं तो उन ध्वनियों के मिलने से जो परिवर्तन खड़ा होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, हम उसी का अध्ययन संधि के अंतर्गत करते हैं। तो संधि क्या है? देखिए, दो ध्वनियों के पास पास आने से जो विकार सिद्ध होता है उसे संधि कहते हैं। अब मैंने ध्वनि के परस्पर बराबर में एक शब्द वर्ण और रख दिया है। वास्तव में ध्वनि और वर्ण में जो अंतर है वो केवल इतना है कि ध्वनि के लिखित रूप ही वर्ण है। अब भाषा का जो मूल रूप है वो तो मौखिक है और ध्वनियाँ मौखिक रूप हैं भाषा के। तो यहाँ संधि तो मौखिक रूप से भी होती है, लिखित रूप से भी होती है। तो यहाँ चर्चा करेंगे कि दो ध्वनियों के मिलने से जब एक नई ध्वनि बने या दो ध्वनियों के पास पास आने से यदि कोई विकार उत्पन्न हो तो वो संधि है। अभी देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से। एक शब्द है नयन और एक शब्द है अभिराम। अब आप देखिए इस शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और इधर इस शब्द की अंतिम पूर्व ध्वनि भी ए है। संधि का ये चिन्ह है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की पूर्व ध्वनि, जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की पहली ध्वनि परस्पर नज़दीक आए और उन दोनों के नज़दीक आने से एक नई ध्वनि निर्मित हो तो यह प्रक्रिया या यह विकार या यह रूपांतर संधि कहलाता है। अब देखिए, अगर ये बात स्पष्ट न है कि यहाँ पर नयन शब्द में अंतिम शब्द ए है तो इसका एक तरीका है इसका वर्ण विच्छेद कर लेना। मैं इस प्रकार से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम ध्वनि ए है। इसी प्रकार से इसकी पूर्व ध्वनि ए तो दिखाई दे ही रही है। तो मैं इसका वर्ण विच्छेद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय संधि है, वर्ण विच्छेद नहीं है। तो आपने देखा कि शब्द बना नैन प्लस अभिराम, अंतिम ध्वनि ए और पूर्व ध्वनि ए मिलके आ, तो ये बन जाएगा नैनाभिराम। इसी प्रकार से एक और शब्द लेते हैं, रचना जमा अवली। अब आप देखें इसकी अंतिम ध्वनि आ है और इधर इसकी पूर्व ध्वनि ए है और इन दोनों के मिलने से
एक ध्वनि निर्मित होती है आ, तो शब्द बन जाएगा रचनावली। हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ से आ निकालते हैं तो हमारे पास जो शेष रहता है वो ये रहता है। अब इसमें मैं ए ये नहीं जोड़ूंगा, तो मैं इसके अंदर ये वाला आ यहाँ जोड़ेंगे, और यहाँ से ए अब नहीं रहा है क्योंकि ए नीचे ले आए, तो यहाँ पर हम वली जोड़ेंगे, तो शब्द बन जाएगा ये। जैसे ही मैं ये आ इधर लेके आऊँगा तो हल हटा दिया जाएगा, तो शब्द बनेगा रचनावली। तो इस प्रकार से जब दो ध्वनियाँ परस्पर नज़दीक आ रही हैं तो एक नई ध्वनि निर्मित हो रही है। एक एग्जाम्पल और लेंगे। तो यहाँ आप देखिए एक ध्वनि है तय और यहाँ एक ध्वनि है, तो इन दोनों के मिलने से भी एक ध्वनि शब्द निर्मित क्या होता है, ये देखिए, इन दोनों के मिलने से शब्द बनेगा दे। तो शब्द, तो हमारा ये ध्वनि बनी दे, तो शब्द बनेगा जगदम्बा। तो इस प्रकार से दो ध्वनियाँ परस्पर नज़दीक आ रही हैं, एक नई ध्वनि बनती जा रही है। अब हम देखें कि वास्तव में संधि होती किन किन के बीच है। तो सबसे पहली बात है संधि के मामले में शब्द के साथ साथ शब्द का मेल। दूसरी बात है उपसर्ग के साथ शब्द का मेल। तीसरी बात है शब्द के साथ प्रत्यय का मेल। तो ये तीन प्रकार से संधि निर्मित हो सकती है। तो पहली मैं बात करूं तो देखें ये शब्द है विवाह, विवाह, और एक शब्द है इतर। दोनों अपने आप में पूर्ण शब्द हैं, अर्थ देते हैं। ये भी अर्थवान है, ये भी अर्थवान है। एक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिल सकता है और इसकी अंतिम ध्वनि है ए और इधर अंतिम ध्वनि है ई, और इन दोनों के मिलने से एक नई ध्वनि बनती है ए। तो शब्द बनता है विवाहेतर। दूसरी बात है उपसर्ग के साथ शब्द का मेल। तो एक उपसर्ग है प्रति, एक शब्द है एक। अब आप यहां देखिए एक ध्वनि है ई और एक ध्वनि है ए, और इन दोनों के मेल से एक ध्वनि बनती है ये। तो शब्द बनेगा प्रतीक। तीसरी स्थिति है शब्द के साथ प्रत्यय का आ जाना। तो देखें एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मनु जमा ए एक प्रत्यय है, तो शब्द बनेगा मानव। अभी कैसे बना इसकी चर्चा में जब इसके नियमों पे आऊँगा तब मैं करूँगा कि किस प्रकार से शब्द निर्मित हो रहे हैं। तो तीसरा एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं इसका ही प्रत्यय का। शब्द है प्रयोग, प्रत्यय है इक। तो आप जानते हैं यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे ई है।
यहाँ थोड़ा सा दीर्घीकरण भी हो जाता है, कैसे होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो नया शब्द बनता है प्रायोगिक। ये भी ध्यान रखें, कई बार अशुद्धि हो जाती है, प्रायोगिक शब्द नहीं होता, प्रायोगिक होता है। तो संधि में 3 प्रकार के मामले हम देख सकते हैं। शब्द के साथ साथ शब्द का आ जाना, उपसर्ग के साथ शब्द का आ जाना और शब्द के साथ प्रत्यय का आ जाना। 3 प्रकार की स्थितियां यहाँ हो सकती हैं। इसके बाद एक और चर्चा का विषय है संधि के विषय में, कि हम किसे संधि कहें और किसे संधि न कहें। यहाँ ये भी विचारणीय है। प्रायः जब भी 2 शब्दों को नज़दीक लाया जाता है तो विद्यार्थी उन्हें संधि के अंतर्गत रख लेते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जब भी 2 शब्द नज़दीक आके मिलें और एक नया शब्द बने वो संधि हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, एक शब्द है युग, मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ बोध। एक दोबारा मैं इसी शब्द को लिखता हूँ युग, और मैं इसके आगे मैंने जोड़ दिया अंतर। अब मैं इसको जोड़ूं तो शब्द बनेगा युग बोध। युग का बोध, अपने समय का बोध। युग जमा अंतर, तो शब्द बनेगा युगांतर। अब आप देख रहे हैं यहां कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं है, जो का तो मैंने लिख दिया है, केवल जमा का चिन्ह ही हटाया गया है। लेकिन नीचे वाले उदाहरण में हम देखें अगर, तो यहां 2 ध्वनियां मिलकर एक नई ध्वनि बना रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर ए ध्वनि है, अब आप परिचित हैं, और यहाँ पर भी ए ध्वनि है, दोनों ने मिलकर आ ध्वनि बनाई है। तो ये स्थिति संधि नहीं है, इसे हम कहेंगे संयोग, और इसे हम कहेंगे संधि। ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी 2 ध्वनियां नजदीक आएं और विकार हो तो ही संधि, और जब 2 ध्वनियां नजदीक आएं और विकार न हो तो संयोग। ये विशेष बात है। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं और 4 ऑप्शन हमने दे दिए, आपको कोई बहुविकल्पी प्रश्न है और एक हमने प्रश्न दे दिया कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि के अंतर्गत निर्मित हुआ है और कौन सा शब्द नहीं हुआ, तो विद्यार्थी यहाँ गलती कर सकते हैं। ये यहाँ ज़रा ध्यान दें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही शब्द जब मिलें और उनसे जो नया शब्द बने वो भी सार्थक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसका उलट मैं करूं कि मैं एक शब्द लिख दूं, मैंने एक शब्द लिख दिया लेखाधिकारी, अब इसको अगर मैं तोड़ूं, एक टॉपिक इसके उलट चलता है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करते समय हमें ये ध्यान रखने की बात ज़रूरत है कि जब हम इसकी संधि करें, संधि विच्छेद करें, तो मैं इसको देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं यदि इसको लेख जमा अधिकारी लिख दूं, निश्चित रूप से लेख जमा अधिकारी की संधि लेखाधिकारी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों मिलकर आ ही हो जाते हैं। और एक मैं इसका दूसरा इसको तोड़ूं मैं अगर, तो दूसरा बनेगा लेखा जमा अधिकारी। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें संदेह नहीं है कि लेख शब्द भी सार्थक है
और लेखा शब्द भी सार्थक है, और इधर अधिकारी तो सार्थक है ही दोनों तरफ। लेकिन जब भी आप किसी संधि का संधि विच्छेद करें तो ये ध्यान रखें कि जो शब्द आप तोड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाते हों, उन दोनों का कुछ आपस में संबंध बनता हो। अब लेख जमा अधिकारी नहीं होता, कुछ लेखा जमा अधिकारी होता है। तो यहाँ ये सही जवाब होगा, ये सही जवाब नहीं होगा। तो जब भी आप किसी भी शब्द को तोड़ें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनसे जो टूटने के बाद दो शब्द बन रहे हैं वो एक दूसरे के साथ किसी स्तर पर मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, उनका सामंजस्य जरूरी है, उनका संयोजन जरूरी है। एक और बात यहाँ चर्चा करने की है कि संधि ध्वनियों के मध्य होती है या मैं कहूं कि वर्णों के मध्य होती है, एक ही बात है। मैं इन्हें ध्वनियों के मध्य मेल कहूं या मैं इन्हें वर्णों के मध्य मेल कहूं। अगर मैं बात करूं ध्वनियों की तो चाहे मैं हमारे यहाँ प्रचलित भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, तीन की बात हम करें विशेष रूप से, तो तीनों भाषाओं में ध्वनियों को दो रूपों में बांटा गया है। एक स्वर रूप में बांटा गया है और दूसरा व्यंजन है। दो ही प्रकार की ध्वनियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से दो प्रकार की ध्वनियां मिलती होंगी आपस में, इन्हीं ध्वनियों का मेल होता होगा। तो मैं कुछ संभावनाएं आपके सामने रख रहा हूं ध्वनियों के मेल की, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं के आधार पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं पहली संभावना अगर रखूं तो मेरे सामने पहली संभावना है स्वर ध्वनि के साथ स्वर ध्वनि का मेल। ये पहली संभावना मैंने रख दी। दूसरी संभावना है स्वर के साथ व्यंजन का मेल। तीसरी संभावना है व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल। चौथी संभावना है व्यंजन के साथ स्वर का मेल। और संस्कृत से हमारे पास एक और ध्वनि है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। एक पांचवी जो संभावना है वो है विसर्ग के साथ स्वर का मेल। और छठी संभावना है विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल। संधि में ये 6 संभावनाएं हैं जहां ध्वनियों का मेल होता है, क्योंकि विसर्ग भी एक ध्वनि है। तो मैं इन 6 संभावनाओं के आधार पर संधि को 3 भागों में बांट सकता हूं। पहली संभावना है मेरे पास स्वर का स्वर के साथ मेल। जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो ये स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होती है मैं इसमें फिर से चर्चा करूंगा। एक ये इस प्रकार से अध्ययन है स्वर संधि क्या होती है, इसके कारण और भी हैं। मैं जब स्वर संधि पे आऊंगा तो मैं उसकी बात करूंगा। अभी केवल मैंने आपके सामने संधि की संभावनाओं को व्यक्त किया है। स्वर संधि क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है कि जब स्वर ध्वनियों के मिलने से स्वर में ही विकार उत्पन्न हो। एक और भी बात है, जिस ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है उससे ही उस संधि का नाम पड़ जाता है। अगर स्वर के साथ स्वर मेल खाता है और स्वर ध्वनि में ही विकार उत्पन्न होगा, स्वाभाविक सी बात है, दोनों तरफ स्वर हैं तो स्वर ही विकृत होगा, तो स्वर ध्वनि हो जाएगी। और ये दूसरी, तीसरी और चौथी जो बात है,
इन तीनों संभावनाओं में जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन में होता है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो पांचवी और छठी संभावना है, यहां जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग में होता है, तो इसे हम विसर्ग संधि कह देते हैं। ध्यान रखने की बात है। अब मैं इनको उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। मैंने शब्द ले लिया अति जमा अधिक। अब आप देख सकते हैं इसमें संभावना नंबर 1 काम कर रही है। इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, यहाँ ई स्वर है, यहाँ ए स्वर है, और दोनों स्वरों के मिलने से एक नई ध्वनि बनती है। ये शब्द बनता है अत्यधिक। इसके नियमों पे हम बाद में आएंगे कि ये किस नियम के तहत ऐसा होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मैं केवल संभावनाओं की बात कर रहा हूं। तो सीधी सीधी बात है, जब दो स्वर नज़दीक आ रहे हैं तो ये स्वर संधि का मामला हो जाता है। दूसरी संभावना पे मैं गौर करूं, स्वर के साथ व्यंजन का मेल अगर हो जाए तो देखें, ये मेरी दूसरी संभावना है। अभी जमा सेक, यहाँ स्वर है, यहाँ व्यंजन है। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक स्वर है ई और यहाँ एक व्यंजन है से, दंते। अब इन दोनों के मिलने से शब्द बन जाता है अभिषेक। आप जानते हैं कि ये परिवर्तन किस में हुआ? इसमें हुआ। दोनों ने मेल खाया, वो ऐसी की ऐसी है, स्वर में नहीं बदलाव हुआ, व्यंजन में बदलाव हुआ। ये दूसरी स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा व्यंजन संधि का मामला हो गया। मैं तीसरी स्थिति आपके सामने रखूं कि व्यंजन से व्यंजन का मेल। तो देखिए, शब्द है उत और इधर है घाटन। आप जानते हैं कि तय एक व्यंजन है, घय भी एक व्यंजन है, और इन दोनों ध्वनियों के मिलने से इस ध्वनि में विकार होगा क्योंकि ये व्यंजन है, और ध्वनि बन जाएगी द, और शब्द बन जाएगा उद्घाटन। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि प्राय विद्यार्थी ये जब शब्द लिखते हैं तो गलती कर देते हैं, ये हल चिन्ह लगाना भूल जाते हैं दे के। ये बहुत ज़रूरी है लगाना, इसके बिना फिर ये सही नहीं होगा। तो आपने देखा कि तीसरी स्थिति आपके सामने रखी। अब मैं चौथी स्थिति आपके सामने रखूं कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल। तो देखिए, जगत जमा ईश, व्यंजन है, स्वर है, और इन दोनों के मिलने से परिवर्तन होता है तय में, क्योंकि तय को दय बना दिया और ये ई की मात्रा मैंने यहाँ ले ली है, जगह कम है और ई को यहाँ ले लिया है। तो जब हम लिखेंगे तो इस ई को डिलीट कर देंगे तो शब्द बन जाएगा जगदीश। ये मेरी चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति बात करूं विसर्ग के साथ स्वर। एक शब्द है निहि और इधर मैं बात करूं उपमा। ये पांचवी स्थिति है, विसर्ग के बाद स्वर, परिवर्तन विसर्ग में होगा, शब्द बन जाएगा निरुपमा। विसर्ग का रे हो गया है। यहां पर हमने ये विसर्ग हटा दी और इनकी जगह ध्वनि ले ली रे। जब भी विसर्ग के बाद
ओ स्वर आता है तो रे में बदली हो। इस नियम पे हम बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, ये सब बाद की बातें हैं जब हम नियमों पे आएंगे। अभी हम केवल संभावनाओं को उदाहरण के साथ सिद्ध कर रहे हैं। और छठी संभावना है विसर्ग के बाद व्यंजन का आ जाना। शब्द है मन है और शब्द है रंजन। अब आप देखिए उधर विसर्ग है इधर व्यंजन है, तो शब्द बन जाएगा मनोरंजन। अभी क्यों बन रहे हैं, कौन सा नियम इस पर लागू हो रहा है, इसकी चर्चा मैं फिर करूंगा। एक और संभावना पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम प्राय संधि के अंतर्गत समझ लेते हैं जबकि वो होती नहीं हैं। एक शब्द है तुलसी, दूसरा शब्द है कृत। इस प्रकार से भी देखा है आपने, शब्द बन जाता है तुलसी कृत, लगता है संधि हो गई लेकिन संधि नहीं है, ये समास है। दो पद हैं, एक समस्त पद के दो पद हैं, तो इसे भी हम संयोग के अंतर्गत ही रखेंगे, संधि के अंतर्गत लेकर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि प्राय ऐसी मिस्टेक न हो हमसे, तो अदरवाइज गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। तो संधि के भेदों पे मैं बात करूं कि संधि के कितने भेद हैं, तो मैंने संभावनाओं पे बात की थी। तो हम संधि के उन संभावनाओं के आधार पर ही 3 भेद कर देते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि क्या होती है, इसमें भेद होते हैं या नहीं होते, या विसर्ग संधि क्या है, इसके भेद कितने हैं या नहीं हैं, इसकी चर्चा मैं मेरे अगले वीडियो में करूंगा, अगले लेक्चर में करूंगा। तो आप जो हमने समझा उसी के आधार पर संधि को आत्मसात करने का प्रयत्न करें, और अगले वीडियो में हम स्वर संधि पर चर्चा करेंगे, स्वर संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।